Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. As you all know कि लास्ट टाइम हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था टेस्ट योर नॉलेज, जिसमें हम जेके पीएसआई के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपसे पॉलिटी सेक्शन डिस्कस किया था। आज हम आप ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में क्वेश्चन लाएंगे, पर्टिकुलरली क्लाइमेट थीम से। तो इस बार भी सेम ही प्रोसीजर होगा। मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, आपको 5 सेकंड प्रोवाइड करूंगा और फिर उसका आंसर बताऊंगा। फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा, वो 5 सेकंड प्रोवाइड करूंगा और फिर उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। और ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक हमारे सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस एस्पिरेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसको आगे एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन एस्पिरेंट को लग रहा है कि हमें एनालिसिस देखने की ज़रूरत है, हमारे क्वेश्चन गलत हुए, तो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद मॉनसून इन इंडिया? फर्स्ट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। Second, Peru current. Third one, heating of Tibet plateau. Fourth one, warming up of river Ganga. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। इसका आंसर है 4, वार्मिंग अप ऑफ रिवर गंगा। सेकंड क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस इन इक्वेटोरियल रीजन? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका आंसर है कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डज नॉट इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडियन स्टेट्स की बात चल रही है। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। को ध्यान रखना, डज नॉट इफेक्ट। इसका आंसर आता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। देखो, हम नीचे सरफेस से जब हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे कौन सी स्फेयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो हमें मिलेगी, फिर सेकंड नंबर कौन सी मिलेगी, फिर थर्ड नंबर कौन सी मिलेगी। उस हिसाब से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर। देखो, सबसे पहले कौन सी आने वाली है? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड नंबर कौन सी आने वाली है? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आने वाली है मीजोस्फेयर। फिर आने वाली है एक्सोस्फेयर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या चेंज आने वाला है? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं निकल रहा तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आगे आपको पूरा इसके बारे में समझाऊंगा, इस प्रोसीजर के बारे में। इसका आंसर है सेकंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। द नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? जब हम सरफेस एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। अब हमने बताना है कि पर किलोमीटर में कितना टेम्परेचर कम होता है। 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका आंसर है सेकंड, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स की बात चलिए कि रिफ्लेक्ट की कौन सी, उनको स्फेयर से किया जाता है। कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या आइनोस्फेयर? इसका आंसर है फोर्थ, आइनोस्फेयर। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। देखो, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है हमारी? नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट आ गया। सेकंड नंबर हमारी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? ऑक्सीजन। थर्ड नंबर हमारी होती है आर्गन। फोर्थ नंबर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। 2 1 4 3 कॉम्बिनेशन इसका करेक्ट है। ड्यूरिंग ला नीना विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टेक्स प्लेस? मोर देन एवरेज रेनफॉल, लेस देन एवरेज रेनफॉल,
इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइक्लोन्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ साइक्लोन्स। इसका आंसर आता है मोर देन एवरेज रेनफॉल। हेडलेस सेल इज फाउंड बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। आपको कॉम्बिनेशन चुनना है इनमें से। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपके पास प्रेशर बेल्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और किस प्रेशर बेल्ट के बीच कौन सा सेल बनता है उसकी नॉलेज भी होनी। इसका आंसर आता है ए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50, शेकिंग 60s आर एग्जांपल ऑफ वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, डोल्ड्रम, वर्टिकल करंट। ये वेस्टर्लीज की एग्जांपल है। तो आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हुए हों, और जिनके सभी क्वेश्चन ठीक हैं उनको आगे एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। और जिनके क्वेश्चन गलत हैं वो रुक के थोड़ी देर वीडियो एनालाइज कर सकते हैं मेरे साथ। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लास्ट क्वेश्चन तक आएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मानसून। देखो आप ऑब्वियस सी बात है कि जे के बारे में पढ़ते हो, इंडिया के बारे में पढ़ते हो, तो मानसून आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन जो क्लाइमेट के बारे में बात की गई है। देखो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप बना देते हैं। देखो ये इंडिया का मैप बन चुका है। तो यहाँ पे आपको पता होगा हमारे तिब्बत प्लेट्यू है। गर्मियों में क्या हो जाता है कि तिब्बत प्लेट्यू काफ़ी गर्म हो जाता है। जब ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा ये गर्म होगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारे इंडियन ओशन में इस जगह प्रेशर हमारा हाई है, और जब ये यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर से उसको साउथ वेस्ट हमारे मानसून को अट्रैक्ट करेगा, हमारा मानसून इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ऑब्वियसली बात है पूरा सर्कल बनना चाहिए। आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, कन्वेक्शन सेल बनाते हैं, जब कोई भी सेल बनाते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ से एक तरफ से करंट जा रही है ऊपर उठेगी, ठीक है, उस तरफ जाके वापस वो गिरनी भी चाहिए, एक पूरा सेल बनता है। अब देखो ये यहाँ से जा तो रही है इधर, अब ये करंट क्या होगी, यहाँ से ऊपर उठेगी। क्यों, आपको पता है कि लो प्रेशर है तो ऊपर की तरफ हवा उठेगी। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर में टेम्परेचर ज़्यादा है। जब किसी एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो करंट की तरह ऊपर उठती है। अब ऊपर जो उठेगी वो सीधी इस तरफ आएगी, और फिर वो वहाँ पे आके फॉल करती है, इस एरिया में फॉल करती है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो ऊपर से पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब ये ऊपर इसके ऊपर आके गिरेगी तो यहाँ पे और ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों, क्योंकि इसको पुश कर रही है। जितना ज़्यादा पुश करेगी नीचे की तरफ उतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से उतना ज़्यादा इंटेंस मानसून आएगा हमारे पास। तो पहला ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है मानसून से बिल्कुल रिलेट करता है। और ये हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना कि कोई भी अगर एयर जिस डायरेक्शन में जा रही है हम उससे उसका नाम नहीं देते, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है हम उसका नाम देते हैं। सपोज अगर ये हवा इस तरफ जा रही है तो ये वेस्टर्ली होगी, ना कि ये ईस्टर्ली होगी। क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वेस्ट से। जैसे इसका ओरिजिन ईस्ट से हो रहा है और ये वेस्ट की तरफ आ रही है, तभी हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये फॉल करती है। सेकंड कौन सा आ गया, पेरू करंट। पेरू करंट आपको पता होना चाहिए, ये हमारा अमेरिकन ओशन है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो यहीं पे हमारा क्या फॉल करता है,
एशियन कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ पे फॉल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बीच का पैसिफिक ओशियन है। तो ये साउथ अमेरिका के ये पोर्शन है, यहाँ पे करंट है जिसका नाम है पेरू करंट। जो यहाँ पे पेरू करंट है, इसका अगर टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड। अगर यहाँ पे ये कोल्ड लगा तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। जब ये यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ विंड्स अट्रैक्ट होंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ कहीं लो प्रेशर होगा, ऊपर की तरफ उठेंगी विंड्स, हाई एल्टीट्यूड में उठेंगी, आधी इस तरफ जाएंगी, आधी इस तरफ आएंगी। जो इस तरफ आ रही हैं वो जाके कहाँ फॉल करेंगी, इंडियन ओशन के इसी सेम रीजन में जहाँ पे ये एच मैंने लिखा है, यहाँ पे आके फॉल करेंगी। और आधी जाके कहाँ फॉल करेंगी, इस रीजन में। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वॉकर सेल बनेंगे, ये दोनों क्या वॉकर सेल्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, जितना प्रेशर में डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा हमारा इंटेंस मानसून आएगा। इंटेंस मानसून, ऑब्वियसली बात है ये भी मानसून से कनेक्ट करता है। पेरू करंट, हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेटू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑब्वियसली बात करता है। वार्मिंग ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा यहाँ फॉल करते हैं, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे मानसून को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। विच काइंड ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस इन इक्वेटोरियल रीजन। देखो इक्वेटर के पास क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस, ये सन हो गया, ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री में। ऑब्वियसली बात है सन हमेशा क्या करता है, इक्वेटर के आसपास ही रहता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में, जब थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। बट सबसे ज़्यादा इंसुलेशन किसको मिलती है, हमारे इक्वेटोरियल रीजन को। जब इक्वेटोरियल को सबसे ज़्यादा हम इंसुलेशन मिलती है, तो वहाँ पे क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गर्म हो जाएगी क्या, एयर। जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटोरियल रीजन में मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो हमारा किससे कवर है, ओशन से कवर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब एयर गर्म होकर ऊपर जा रही है, तो वो क्या लेके जाएगी अपने साथ, बहुत सारा मॉइस्चर। जब ऊपर जाएगी मॉइस्चर में, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एब्सोल्यूट क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा उसके टेम्परेचर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी ऊपर जाने के बाद, 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगा। जब ये सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगी, उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। और इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, जहाँ पे क्या होता है, इंटेंस हीटिंग की वजह से एयर लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवा ऊपर की तरफ जाती है करंट्स के थ्रू, और ऊपर से रेनफॉल करते हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल रीजन में। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डज नॉट इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको पता है कि हमारा ये जे हो गया, सॉरी, ये थोड़ा राजस्थान वाला एरिया पड़ जाता है। यहाँ पे हमारा हरियाणा, सॉरी यहाँ पे हमारा हो गया पंजाब, हो गया हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ से आती हैं, जे को भी इफ़ेक्ट करती हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं जब वो दिसंबर के आसपास आती हैं। ठीक है, कौन सा एरिया ऐसा है जिसको उसने इफेक्ट नहीं किया, गुजरात वाला एरिया। बाकी सब स्टेट को उसने इफेक्ट किया हुआ है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। देखो सबसे पहले आप सबको पता ही है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ये फैक्चुअल नॉलेज है कि सबसे पहले नीचे कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होती है मीजोस्फेयर, उसके ऊपर होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है थर्मोस्फेयर, और दूसरा होता है आइनोस्फेयर। आपको याद रखना पड़ेगा, इनके प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैसे, कि ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा एयर कहाँ पे पाई जाती है, जो डेंसिटी एयर की सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सरफेस के पास। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स कहाँ पे मिलते जाते हैं आपको, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस के पास ही मिलेंगे। जैसे आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे, वाटर वेपर की जो कंसनट्रेशन होती है एयर में, वो कम होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है हमारी, ओजोन लेयर। मीजोस्फेयर, सबसे ठंडा अगर कोई जोन है ना, वो मीजोस्फेयर है। और साथ में आप टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रख सकते हैं कि जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाना शुरू करते हैं, टेम्परेचर आपका क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। फिर जब क्या आता है, ट्रोपोपास, जो सबसे पहले बीच का रीजन आता है। ट्रोपोपास क्या होता है, जो एक एरिया है
जो डिफ्रेंशिएट करता है किसको, स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर के बीच। इस ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है बेसिकली, ये एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर के बीच ना जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने आपको कहा था, आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम होना शुरू हो जाता है। पर जब भी आप कोई भी वर्ड सुनोगे ना, ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास, मीजोपास, वो 2 से 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तभी उसको पास कहते हैं। इसी तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। उसके बाद आपकी क्या आती है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादातर हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस हमारी ज़्यादा होती नहीं है। इसकी वजह से इस लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा एयरप्लेन फ्लाई करते हैं ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना आए, टर्बुलेंस कोई ना आए। तो मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनन कहाँ पे होती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में। और आपको एक और बात याद रखनी है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर की हाइट कहाँ पे होगी, इक्वेटर के पास। और सबसे कम कहाँ पे होगी, पोल के पास। पोल के पास एटलीस्ट 8 to 9 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर के पास हमारी 18 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगी। जितनी ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगी उतनी ज़्यादा जो एयर है वो गर्म होगी। जब एयर गर्म होगी तो ऊपर की तरफ वो असेंड करेगी, जितना ज़्यादा असेंड करेगी ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपको दूसरी चीज़ भी याद रखनी है कि जो हमारी क्या होगी, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखो, अब इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमारी सेकंड स्फेयर आने वाली है, उसकी ज़्यादा हाइट कहाँ पर है, उसकी ज़्यादा विड्थ कहाँ पे है, पोल में। और इक्वेटर के पास बहुत कम है उसकी। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पता हो, ये बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि कितना वाटर प्रेजेंट है उस एयर मास के अंदर, उस एयर पार्सल के अंदर। सपोज के हमारे पास एक 100 ग्राम की एयर हमने एक बैलून में डाल दिया, और उसमें कितना 10 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स हैं उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि वाटर वेपर्स का कितना वेट होगा, 10 ग्राम। ये उसकी एब्सोल्यूट टर्म है। मतलब क्या कि ये चेंज नहीं होने वाली। ये कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक इसके बीच से हम सक आउट नहीं कर देते वाटर को, ठीक है। बट जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये चेंज होती है, ये ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, बट ये वेरिएबल है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। कैसे पता चलता है, ऑब्वियसली बात है, गर्मियों के दिन में आप जब कपड़े सुखाने के लिए रखते हो तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बट ठंड वाले दिनों में जल्दी नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हवा गर्म होगी। जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी, उसका मॉइस्चर कंटेन करने की, उसको सोखने की ज़्यादा कैपेसिटी होगी। उसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतनी जल्दी आपकी जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक सिंपल मैथ आता हो तो आप बता सकते हो कि हमारा जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू उतनी कम आएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, 100 ग्राम एब्सोल्यूट क्या वाटर है, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी कितनी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। देखो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी चेंज होती है, तो मान लेते हैं कोई एयर पार्सल है जिसका वेट कितना है, 500 ग्राम, क्या कर लेते हैं हम, 100 ग्राम है, चलो 100 ग्राम कर लिया। और उसके बीच कितना प्रेजेंट है हमारा वाटर, 50 ग्राम। अब ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा सरफेस के पास होता है। अब जैसे हम ऊपर जाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल एब्सोल्यूट क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर कम होगा। और जैसे ही ऊपर जाएगा ऑब्वियसली बात है, अभी भी वाटर्स में 50 ग्राम ही रहेगा, बट इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम का अगर ये जो पार्सल था ना, उसकी पहले ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी थी, 100 ग्राम सोखने की पानी को, ठीक है। उसमें 50 ग्राम पड़ा था। इसका मतलब क्या है, इस टाइम ये 50 ग्राम और पानी सोख सकता था। बट जैसे ही ऊपर गया, ये पार्सल ठंडा हो गया, अब इसकी कैपेसिटी कितनी रह गई है, सिर्फ 80 ग्राम की। अब ये और ऊपर गया, अभी भी इसमें सेम, क्योंकि इसका सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी चेंज होगी। अभी भी इसमें कितना पानी प्रेजेंट है, 50 ग्राम। और नीचे अब इस ऑब्वियसली बात है, ऊपर गया, टेम्परेचर और कम हो गया, इसकी कैपेसिटी पहुंच गया कितनी, 50। अब देखो ये पहुंच गया कौन सा, ड्यू पॉइंट, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर गिरा ना, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। चलो अब हम और ऊपर लेके चले गए।
अब मानते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी बची है, सिर्फ 30। इसकी 30 बची है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये 50 को क्या कर पाएगा, कंटेन करके रख सकेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मोस्ट 30 ग्राम क्या कर सकता है, उसको कंटेन रख सकता है। इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम था वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होगा, नीचे बरस जाएगा। अगर ये और ऊपर जाएगा इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 20, और जो एक्स्ट्रा 10 था वो भी नीचे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नीचे गिर जाएगा। तो आई होप आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नॉर्मल लैब से ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। देखो रेडियो वेव्स में कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा टावर नहीं है जहाँ से हम ब्रॉडकास्ट कर सकें सिग्नल को, तो हम क्या करते हैं, सिग्नल को यहाँ इस एंगल में हम सेंड करते हैं स्काई की तरफ कि उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके एक स्फीयर से, ताकि हम उसको ना फार अवे एरिया में हम उस सिग्नल को पहुंचा सकें। तो ये कौन सी वाली स्फीयर होती है, आइनोस्फीयर। ऑब्वियसली बात है, आइनोस्फीयर क्या होती है, जिसमें काफ़ी चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको कैसे समझाऊं कि अगर आपका ये मिरर है, मिरर में जब लाइट फॉल करती है, ऑब्वियसली बात है वापस रिफ्लेक्ट होती है। इधर ये सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्या कि जब ये आयन से टकराता है तो ये सिग्नल क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये आयन से चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आयन है, ये क्या करेंगे, उसको फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, काफ़ी दूर एरिया में हम कोई भी सिग्नल को पहुंचा सकते हैं। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि 78% के आसपास हमारी नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 21% के आसपास हमारी क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है 0.04% के हिसाब से, आर्गोन हमारी 0.8% के हिसाब से। ये तीन चार कम से कम टॉप 4 आप याद रख लो, इसके नीचे अब आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग ला नीना विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक्स प्लेस। देखो अभी क्या होता है, कभी कभी मैंने अभी आपको जो लास्ट वीडियो में समझाया, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में जो आपको मैंने समझाया था, आपको मैपिंग की तरफ ले चलता हूँ। देखो जब क्या हुआ था, अभी मैंने आपको वॉकर सेल के बारे में बताया, ये पेरू करंट के बारे में बताया यहाँ पे। ठीक है, पेरू करंट में बेसिकली क्या है, हाँ यहाँ पे मैं पेरू करंट के बारे में आपको मैंने बताया। अगर ज़्यादातर मानते हैं कि हर साल क्या होता है, यहाँ पे ठंडी करंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, मान लेते हैं हर साल कितना टेम्परेचर होता है वाटर का, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट ड्यू टू सम रीज़न ये 10 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा कम हो गया। मान लेते हैं कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बात है, ये टेम्परेचर कम होगा तो उतना ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, इस एरिया में। और अगर जितना ज़्यादा इसमें हाई प्रेशर क्रिएट होगा, इसमें जितना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा कि इसकी तरफ यहाँ से हवा आने की कोशिश करेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ उतनी ज़्यादा क्या होगा, विंड ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे लो प्रेशर से उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाएगी विंड। और ये सर्कल, जितना भी विंड का जो पूरा साइकिल बना रहा है, ये उतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों तरफ क्या करेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे, हमारे इस रीजन पे जो हमारे जो अरेबियन सी की तरफ हमारा क्या है, जो रीजन है, इसमें उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा ला नीना के टाइम पे। ला नीना बेसिकली क्या होता है कि जब पेरू करंट में ना, जो पेरू करंट हमारी होती है वो और ज़्यादा क्या हो जाए, कोल्ड हो जाए। और जितनी ज़्यादा कोल्ड होगी उस एरिया में उतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा जहाँ पे हाई क्रिएट होगा, इधर उतना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, हमारे इस एरिया में उतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ हाई प्रेशर हमारा क्रिएट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, और उसकी वजह से हमारा उतना ही ज़्यादा मानसून आएगा, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये सिंपल सा एक रीज़न है। आई होप आपको वाकर सेल के बारे में पता होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल। ला नीना के टाइम क्या होता है हमारा, बेसिकली उतना ज़्यादा रेनफॉल होती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी नॉर्मल रेनफॉल होती है, बट जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा पेरू करंट का, उतनी ज़्यादा हमारे इधर रेनफॉल होगी, उतना ज़्यादा हमारा मानसून में रेनफॉल आएगी। देखो हेडलेस सेल इज फाउंड बिटवीन, अब हेडलेस सेल की बात चल रही है। एक जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये मान लेते हैं हम क्या, 0 डिग्री है, इक्वेटर के आसपास है। ये है हमारा कुछ 30 डिग्री के आसपास नॉर्थ,
हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ये हमारा पोल है 90 डिग्री के आसपास। देखो हमने सुना है, हमने पढ़ा भी हुआ है कि यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है, और यहाँ जो लो प्रेशर होता है यहाँ पे ITC या DC के आसपास होती है, और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस पोर्शन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ऑब्वियसली बात है, लो प्रेशर है तो जब यहाँ पे जो एयर है वो गर्म होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो असेंड करेगी। जैसे वो असेंड करेगी, यहाँ पहुंचने के बाद आधी इस तरफ चली जाएगी, आधी इस तरफ चलेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा ऊपर नहीं जा सकती है, एक लिमिट है तो ट्रोपोस्फेयर की, कहाँ तक हमारी एयर जा सकती है। अब वो जा रही है, ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे पहुंच के ऊपर जब ऑब्वियसली बात है ठंडी हो जाएगी, जब वो ऊपर ठंडी हो जाएगी एयर, तो वो नीचे डिसेंड करना शुरू करेगी। जैसे ही वो नीचे डिसेंड करेगी तो वो 30 डिग्री के आसपास आके नीचे गिरेगी। तो आधी एयर इस तरफ जानी है, वापस जहाँ पहुँचते पहुँचते वो फिर गर्म होगी, और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। और आधी एयर किस तरफ जा रही है, हमारी इस तरफ। और ऑन दी अदर हैंड, आपको पता है कि हमारे पोल में बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी एयर होती है, ठीक है। ठंडी एयर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ऑब्वियसली बात है कि पोल का टेम्परेचर कितना होगा, पोल में टेम्परेचर होगा -40 या -50 या इससे भी ज़्यादा कम होगा। तो एज़ कम्पेयर इस एरिया का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री से ऊपर है, इसका मतलब ये काफ़ी लो प्रेशर है। जितना ज़्यादा लो प्रेशर है उतना ज़्यादा यहाँ से हाई प्रेशर से विंड इस तरफ आने की कोशिश करेंगी, और ऑब्वियसली बात है जब ये टकराएंगी तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। जब ऊपर उठेंगी, ऑब्वियसली बात है कि इनके पास भी लिमिट है, ये इतना ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती हैं। और उसके बाद क्या होगा, आधी इस तरफ आ जाएगी, आधी इस तरफ चली जाएंगी। जो इस तरफ आ रही हैं वो आके वापस कहाँ पे फॉल करेंगी, पोल के ऊपर। जो इस तरफ जा रही हैं वो इस सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट हो जाएंगी। अब देखो ये पूरा ना प्रेशर बेल्ट्स बन रही है। जो पहली प्रेशर बेल्ट है उसका नाम होता है हेडले सेल, दूसरे का नाम होता है फेरल सेल, तीसरे का नाम होता है पोलर सेल, ठीक है। और जो हमारा सबसे पहला हेडलेस सेल है वो किसके बीच बना हुआ है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं कि लो प्रेशर क्यों आ रहा है इनके बीच, हाई प्रेशर क्यों आ रहा है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बोला है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर क्यों हो रहा है, कि जब लो प्रेशर ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा हीट होगी उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से एयर उतनी ज़्यादा हमारी असेंड कर रही है। बट जब यहाँ से एयर नीचे आ रही है, ठंडी एयर नीचे आ रही है, वो यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, तब इसमें क्या आ जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ से जो एयर जा रही है, इस तरफ से एयर आ रही है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी और ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरा, ऊपर की तरफ उठना ही ऑप्शन है। जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे एक लो प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब ये लो प्रेशर क्रिएट करिए तो ऑब्वियसली बात है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे तो हाई प्रेशर बेल्ट हो गई, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हाई प्रेशर क्यों होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s, ये किसकी एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली बात है वेस्ट इंडीज़ की हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो ग्लोब है, ऊपर वाले पोर्शन में हमारे ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो मैक्सिमम स्पीड ना विंड्स को मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हमारे सामने बैरियर आते हैं, कभी कोई माउंटेन आ जाएगा, कभी दूसरे माउंटेन आ जाएगा, एल्स आ जाएंगे, हिमालयस आ जाएंगे, अल्टाई माउंटेन रेंज आ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंज आ सकती है। लेकिन नीचे वाला पोर्शन में ना इतना ज़्यादा माउंटेन रेंजेस नहीं है, इतने बैरियर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो विंड चलेंगी वेस्टर्लीज, उनके लिए इतना ज़्यादा कोई बैरियर नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज चल सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो साउदर्न हेमिस्फेयर में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास क्या होता है, साउथ में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। और जो 40 डिग्रीज में चलती है हमने उनको नाम दिया रोरिंग 40s, जो 50 डिग्री में चलती है उनका नाम हमने दिया फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री के आसपास चलती है उनका नाम दिया श्रिकिंग 60s, ठीक है। और आप हमेशा याद रखना कि हम ओरिजिन किस तरफ से आ रही हैं विंड्स, हम उससे उसका नाम डालते हैं, ना कि वो किस तरफ जा रही हैं। तो ये वेस्टर्लीज है, ये वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। तो आई होप आप इतना ये याद रखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी, आपको कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।